भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 15 में भी सेक्शन नंबर 215 चल रही है। उसकी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज बारी है सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 की। माय डियर व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देती हैं या आपके डाउट्स दूर करती हैं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए। लाइक करने के बाद एक हाइप ऑप्शन आएगा, आप उसको भी क्लिक कीजिए। उसके बाद 830 पॉइंट्स आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। कोई कॉस्ट देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और शेयर कर सकते हैं अगर किसी अपने दोस्त के पास, तो आप कर दीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा कि जब सेक्शन 215 बीएनएसएस या 195 सीआरपीसी और उसकी सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी आप देखते हैं, तो वहां पर बताया गया कि आईपीसी के या फिर बीएनएस के कुछ ऑफेंसेस लिखे गए और ये कहा गया कि अगर ये ऑफेंसेस हुए हैं इन एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट या फिर इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, यानी या तो किसी कोर्ट की कार्यवाही में हुए ये ऑफेंसेस या कार्यवाही के संबंध में अगर ये ऑफेंस हुए, देन सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी पिक्चर में आ जाएगी। और फिर ये कहा गया कि ऐसे ऑफेंस का मैजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस लेना चाहेंगे तो केवल और केवल तीन पर्संस की कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस ले पाएंगे। कौन कौन से 3 पर्सन होंगे? नंबर 1, वो कोर्ट, दैट कोर्ट जिसकी प्रोसीडिंग में वो ऑफेंस हुआ। नंबर 2, ऐसी कोर्ट, कोई और दूसरी कोर्ट हो सकती है, लेकिन वो दूसरी कोर्ट ऐसी हो कि ये वाली कोर्ट उस दूसरी कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, अधीनस्थ न्यायालय होगा। और तीसरा, इसी कोर्ट के किसी ऑफिसर की कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है जब इस कोर्ट ने ऐसे ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया था कंप्लेंट देने के लिए। ये बात हुई ब्रीफ में, डिटेल में जिन लोगों को देखना है पीछे वीडियो आप देख लीजिए। यहां पर जब आपने ये सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी पढ़ी तो यहां पर वर्ड्स यूज हुए हैं कोर्ट, इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग और एक प्रोसीडिंग। ये 3 वर्ड्स यहां पर यूज हुए। इन तीनों का मीनिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। इन 3 वर्ड्स में से यहां पर जो ये कोर्ट टर्म यूज हो रही है बार बार, इसका मीनिंग बताया सबसेक्शन 3 में। और सबसेक्शन 3 केवल और केवल यही बताती है कि कोर्ट का मीनिंग क्या होगा। जब मैंने आपको सबसेक्शन 1 पढ़ाई, उसकी क्लॉज ए पढ़ाई थी, तो मैंने ये कहा था सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ए से कनेक्टेड है सबसेक्शन 2 और क्लॉज बी से कनेक्टेड है सबसेक्शन 3 एंड 4। तो आज हम सबसेक्शन 3 एंड 4 पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्लॉज बी तक ही लिमिटेड रहेंगे, उससे आगे हमारा कोई काम नहीं है। तो देखिए, सबसेक्शन 3 कहती क्या है, आप जब उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बुक में जाकर आप पढ़ लीजिए, मैंने थोड़ा शॉर्ट करके आप लोगों के लिए बनाया है। कहती है इन क्लॉज बी, और बी क्लॉज किसकी? ऑफ सबसेक्शन 1, और ये सबसेक्शन 1 किसकी? सेक्शन 215 बीएनएसएस या 195 सीआरपीसी। इस क्लॉज में जहां पर कोर्ट वर्ड यूज हुआ, तो ये सबसेक्शन 3 कहती है द टर्म कोर्ट मीन्स। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, यहां पर मीन्स भी लिखा गया है और आगे इंक्लूड्स भी लिखा गया है। तो जब मीन्स की बात हुई है तो केवल 3 टाइप की कोर्ट लिखी, और जब इंक्लूड्स की बात हुई है तो वहां पर केवल एक बात लिखी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब मीन्स की बात हुई तो उन्होंने लिखा द कोर्ट मीन्स नंबर 1 सिविल कोर्ट, नंबर 2 रिवेन्यू कोर्ट एंड नंबर 3 क्रिमिनल कोर्ट। दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय एंड रेवेन्यू कोर्ट। जब कोर्ट का मतलब आएगा तो इसका मतलब ये वाली कोर्ट, और आगे इसको हम और एक्सप्लेन करें तो इस कोर्ट की कोई भी कार्यवाही में अगर वो ऑफेंसेस हुए जो क्लॉज बी में लिखे गए हैं, देन कंप्लेंट की जरूरत पड़ेगी हमको। वो जो पीछे अभी मैंने 2 कोर्ट्स
और एक ऑथराइज पर्सन बताया, उनकी कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब। ये तो तीन बातें हुई मींस बताते हुए कि कोर्ट मींस सिविल, रेवेन्यू एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट। अब उन्होंने आगे लिखा एंड इंक्लूड्स अ ट्रिब्यूनल। जब इंक्लूड्स की बात आती है तो केवल केवल एक ही बात है और वो है ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण। जहां तक मैं सही हूं तो हिंदी में उसको प्राधिकरण कहा जाता है। एक ट्रिब्यूनल भी कोर्ट में इंक्लूड हो सकता है, लेकिन उसके लिए ट्विन कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस फॉलो करेगा ये ट्रिब्यूनल, तभी जाकर 195 सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी या 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखे हुए कोर्ट में ये ट्रिब्यूनल आ सकता है। और अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर ये ट्रिब्यूनल उस कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। और फिर अगर वो लिखे हुए ऑफेंसेस 229 से लेकर 223 या 236 एंड 37 या 242 से लेकर 248 या 267 BNS, इन ऑफेंसेस में से अगर कोई भी ऑफेंस इस ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में होगा तो ये ट्रिब्यूनल चेक करना पड़ेगा कि क्या 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखे कोर्ट में ये शामिल होता है या नहीं। तो उसके लिए दोनों कंडीशंस का होना कंपल्सरीली आवश्यक है। तो दोनों कंडीशन में से कंडीशन नंबर 1 देखिए क्या कहती है कि ये जो ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। इट मींस जिस ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में ये ऑफेंसेस का होना अलेज किया जा रहा है, तो वो ट्रिब्यूनल या तो केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किया हुआ होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 देखिए, ऐसे ट्रिब्यूनल को जो अभी ऊपर प्राधिकरण था, उस प्राधिकरण को कंपल्सरीली मस्ट बी डिक्लेयर्ड अ कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। दिस सेक्शन मींस सेक्शन 250। क्या हुआ होना चाहिए? सेकंड कंडीशन ये है कि उसी एक्ट में, जिस एक्ट ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया था ट्रिब्यूनल का, या स्थापित जिस एक्ट ने किया था, उसी एक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए स्पेशली कि ये ट्रिब्यूनल इस सेक्शन के लिए कोर्ट समझा जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तभी जाकर ये वाला ट्रिब्यूनल इस सेक्शन में लिखे हुए कोर्ट की कैटेगरी में आएगा। मान लो इनमें से एक कंडीशन फेल हो गई। सपोज ट्रिब्यूनल को सेंट्रल एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन उस एक्ट में यह नहीं लिखा गया कि यह ट्रिब्यूनल इस सेक्शन के लिए कोर्ट होगा। तो इसका मतलब अब इस सेक्शन के लिए यह ट्रिब्यूनल कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। और इस दौरान अगर इस ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग में कोई ऑफेंस हो गया है तो अब इस ट्रिब्यूनल की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होगी किसी भी मजिस्ट्रेट को ऐसे ऑफेंसेस, भारतीय न्याय संहिता के ऐसे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। यह बात बताती है सबसेक्शन 3। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, क्वेश्चन रखा है पहले मैंने आप लोगों के सामने, इज रेंट कंट्रोल ऑफिसर अंडर यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 कोर्ट और नॉट अंडर दिस सेक्शन। कहते हैं ये रेंट कंट्रोल ऑफिसर जो है, क्या ये कोर्ट की कैटेगरी में आएगा सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज बी के लिए? तो आप ध्यान देना कि जो मैंने अभी ट्विन कंडीशंस बताई, बेसिक टेस्ट तो यही है, लिटरल टेस्ट तो यही है कि नंबर एक बात कि ये रेंट कंट्रोल ऑफिसर किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हो, किसके द्वारा स्थापित किया गया हो, या तो सेंटर का एक्ट हो केंद्रीय अधिनियम, या कोई स्टेट का एक्ट हो, कोई राज्य अधिनियम हो, उससे अगर बनाया गया है तब तो पहली कंडीशन पास हो गई।
तो पहली कंडीशन तो पास हो जाती है कि ये यूपी अर्बन बिल्डिंग लॉ है, तो ये स्टेट एक्ट हो गया, पहली कंडीशन पास हो गई। अब दूसरी कंडीशन रह जाती है कि इसी एक्ट में देखना है आपको कि क्या रेंट कंट्रोल ऑफिसर को सेक्शन 215 बीएनएसएस या 195 सीआरपीसी के लिए कोर्ट की कैटेगरी में रखा है या नहीं रखा। तो इसके ऊपर देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, जजमेंट का नाम है चंद्रपाल सिंह वर्सेस महाराज सिंह, 1982 का केस है। और इस केस में पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्ट के अंदर जो यूपी अर्बन बिल्डिंग वाला एक्ट है 1972 का, इसमें डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा गया कि ये जो रेंट कंट्रोल ऑफिसर होगा ये कोर्ट की कैटेगरी में आएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 215 या सेक्शन 195 सीआरपीसी, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लिखा गया है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसी इंटरप्रिटेशन की, जरा देखिए ध्यान से। एक सेक्शन है इसके अंदर सेक्शन 34 और उसके सब सेक्शन 2, ये कहां की है सब सेक्शन? यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट की है। इस सेक्शन में ये लिखा गया, द रेंट कंट्रोल ऑफिसर shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 for the purpose of section 193 and therefore shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 195 subsection 1 clause B of CRPC corresponding to, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा 215 आपको समझाने के लिए बीएनएसएस। तो यहां क्या बोला चंद्रपाल सिंह वर्सेस महाराज सिंह वाले केस में? माननीय कोर्ट ने ये कहा कि वो जो पर्टिकुलर एक्ट की एक सेक्शन है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 34, उसने सिविल कोर्ट तो माना है लेकिन केवल दो सेक्शन के लिए, सेक्शन 345 एंड सेक्शन 346। सीआरपीसी में आप जाकर पढ़िए, लेकिन 195 एग्जैक्ट वहां पर वर्ड्स नहीं लिखे हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इंटरप्रिटेशन की कि जब उन दोनों सेक्शंस के लिए सिविल कोर्ट माना गया रेंट कंट्रोल ऑफिसर को, तो सेक्शन 195 सीआरपीसी के लिए भी सिविल कोर्ट माना जाएगा। लेकिन इसके कंट्रेरी व्यू देखिए, एक जजमेंट है मंजू गुप्ता वर्सेस एमएस पेंटल, और ये भी 1982 का एक केस है, बट ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने थोड़ा डिफरेंट व्यू लिया और उन्होंने कहा क्योंकि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा गया है कि रेंट कंट्रोल ऑफिसर सिविल कोर्ट की कैटेगरी में आएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 एग्जैक्ट नहीं लिखा है, इसलिए ये जो रेंट कंट्रोल ऑफिसर है ये 195 सीआरपीसी के लिए सिविल कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसी अप्रोच इस केस में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने की। बाकी लैंग्वेज वैसी ही लिखी है जैसी यूपी वाले में लिखी, सेम टाइप की लैंग्वेज दिल्ली वाले में भी लिखी है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए। अब एक और एग्जांपल देता हूं, इज कमीशन अपॉइंटेड अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 कोर्ट फॉर सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी करस्पॉन्डिंग टू 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। क्या कमीशन जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में बनाया गया वो भी कोर्ट की कैटेगरी में आया गया क्या? और जब मैं यहां कोर्ट की बात कर रहा हूं तो कोर्ट कौन सा? जो सेक्शन 195 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखी हुए कोर्ट की बात हो रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं, ये कमीशन कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। केस है बालीराम वामन हिराय वर्सेस बी लेंटिन, 1988 का केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंदर अगर कोई कमीशन अपॉइंट कर दिया गया है तो वो सेक्शन 215 बीएनएसएस या सेक्शन 195 सीआरपीसी के लिए कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा।
और ऐसे कमीशन के सामने अगर वो ऑफेंसेस हो गए हैं जो सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखे हैं आईपीसी के या बीएनएस के, तो फिर उसके लिए किसी कोर्ट की कमीशन की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होगी कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट को। अब देखिए कि जब आपने सेक्शन 195 या 215 पढ़ी तो वहां पर 3 लोगों की कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। दैट कोर्ट मींस जिस कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग चल रही थी उस कोर्ट के लिए हो रहा है, या फिर कोई दूसरी कोर्ट जिसकी वो दैट कोर्ट, ये वाली कोर्ट जिस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो भी कंप्लेंट दे सकती है, या एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय दैट कोर्ट ये कंप्लेंट दे सकते हैं। तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ कि वो कोर्ट जिस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये वाली कोर्ट जहां ऑफेंस हुआ वो भी कंप्लेंट दे सकती है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये वाली कोर्ट जहां ऑफेंस हुआ वो किस किस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है और किसकी कंप्लेंट की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए हम देखेंगे सब सेक्शन 4। आप ऐसे मान के चलिए कि एक कोर्ट है हमारे पास, मैं ये आसान करने के लिए बनाया है चार्ट आप लोगों के लिए, लैंग्वेज तो थोड़ा सा टफ है। तो आप देखिए जब कोर्ट वर्ड यूज हुआ तो 2 तरीके की जनरल कोर्ट हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, और बाकी भी जो कोर्ट्स की बात हो रही है तो वो भी किसकी पावर यूज करती हैं? सिविल कोर्ट की पावर यूज करती हैं, उनको सिविल कोर्ट ही समझा जाता है, डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। तो 2 पार्ट में मैंने बांट लिया, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो सेंटेंस पास करती है, किसी एक्यूज को सजा देती है, वो डिक्री पास करती है किसी भी मैटर में। और देखिए सेंटेंस अगर पास हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट ने किसी को सजा दी है, तो इस सजा के लिए अपील कहां होगी? ध्यान देना, इस सजा के लिए अपील जहां होगी, जिस कोर्ट में अपील होगी उस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट माना जाएगा इस क्रिमिनल कोर्ट को। तो जहां अपील लाई करेगी वो कोर्ट इस कोर्ट में हुए ऑफेंस के लिए कंप्लेंट दे सकती है सेक्शन 195 सीआरपीसी सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की, करस्पॉन्डिंग टू 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की। अब बात करें सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट ने जो डिक्री दी, तो इस डिक्री की भी अपील जिस कोर्ट में जाएगी, इस डिक्री की अपील जिस कोर्ट में लाई करती है, तो वो वाली कोर्ट अपीलेट कोर्ट, इस कोर्ट के लिए सुपीरियर कोर्ट होगी, उस कोर्ट की ये वाली सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, और वो अपीलेट कोर्ट इस सिविल कोर्ट में हुए ऑफेंसेस के लिए कंप्लेंट दे सकती है। लेकिन डिक्री के मामले में देखिए कभी कभी क्या होता है कि डिक्री कभी अपीलेबल होती है, कभी अपीलेबल नहीं होती है, नॉन अपीलेबल होती है। तो जब डिक्री अपीलेबल है, उसकी अपील की जा सकती है, तब तो हमने देख लिया कि अपीलेट कोर्ट की कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन जब नॉन अपीलेट डिक्री होगी तो ऐसे मैटर में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की वो किस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है? तो इसी सबसेक्शन 4 में बताया गया, द प्रिंसिपल कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, एक ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक अपीलेट सिविल ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि वो प्रिंसिपल कोर्ट जिसके पास सिविल ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, ओरिजिनल सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा, और ऐसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये वाली कोर्ट सिचुएटेड थी, स्थित थी। देखो क्या वर्ड यूज हुए हैं, विद इन हुज लोकल ज्यूरिसडिक्शन सच सिविल कोर्ट इज सिचुएटेड। तो नंबर 1 बात कि प्रिंसिपल कोर्ट होनी चाहिए, नंबर 2 बात उसके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, और तीसरी बात ऐसी ही कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ये वाली कोर्ट सिचुएटेड थी, देन ऐसी वाली कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट माना जाएगा इस सिविल कोर्ट को जिसने नॉन अपीलेबल डिक्री पास की है। और ऐसे मैटर्स में फिर ये वाली कोर्ट भी कंप्लेंट दे सकती है मैजिस्ट्रेट को। कभी कभी क्या होगा दोस्तों कि अपील लाई करेगी एक से अधिक कोर्ट में, एक से ज्यादा कोर्ट में जब अपील लाई कर रही हो
तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कोर्ट कंप्लेंट देगी या जिस कोर्ट ने डिक्री पास की वो दोनों में से किस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाएगी? तो यहां पर बहुत छोटा सा लिखा गया प्रोवाइजो ए में कि वो अपीलेट कोर्ट जिसका इंफीरियर ज्यूरिसडिक्शन हो दोनों में से जिसका छोटा ज्यूरिसडिक्शन होगा वो कोर्ट भी कंप्लेंट कर सकती है ऐसी कोर्ट में हुए ऑफेंस के लिए जिसने वो डिक्री पास की थी। देखिए यहां पर जो डिक्री वर्ड यूज हो रहा है यहां पर नॉन अपीलेबल नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि अपील लाइज टू मोर देन वन कोर्ट्स। इट मींस अपीलेबल है डिक्री तो, लेकिन अपील 2 कोर्ट्स में जा रही है। दूसरी बात कि मान लो अब ऐसा हो सकता है कि अपील जो जाती है वो एक सिविल कोर्ट में भी जा सकती है उसी डिक्री की और रिवेन्यू कोर्ट में भी जा सकती है उसी डिक्री की अपील। तो यहां पे भी डिक्री अपीलेबल है, लेकिन 2 कोर्ट में गई और वो जो 2 कोर्ट हैं वो एक सिविल हो गई एक रिवेन्यू हो गई। देन कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया सबऑर्डिनेशन कैसे पता चलेगा? तो यहां पर सिंपल सी बात कह दी कि जो जिस प्रोसीडिंग में ऑफेंस हुआ था ये तो अपीलेट कोर्ट है, लेकिन आपको चेक क्या करना है, जिन कोर्ट की प्रोसीडिंग में ऑफेंस हुआ था वो प्रोसीडिंग्स का नेचर कैसा था। अगर नेचर इस कोर्ट का था सिविल कोर्ट का तो फिर ये सिविल कोर्ट के आधार पर डिसाइड होगा, जैसे पीछे बताया कि उस डिक्री की अपील जिस सिविल कोर्ट में जाएगी उस कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाएगी। या फिर इन प्रोसीडिंग्स का नेचर अगर रेवेन्यू कोर्ट वाला है रेवेन्यू वाला है देन फिर रेवेन्यू कोर्ट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि ये कोर्ट कंप्लेंट दे सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 आपको समझ आ गई होंगी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अब सेक्शन 215 बीएनएसएस या 195 सीआरपीसी कंटेंट वाइज तो दोस्तों कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बचा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं अभी आप अपना माइंड लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठता हूं ना दोस्तों तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर तलाशने के लिए उनकी सही इंटरप्रिटेशन निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है और उसी कारण वीडियो कभी कभी लेट हो जाती है। बट मैं ये चाहता हूं कि जब वीडियो आए तो उसे देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरी ये कोशिश आप लोगों के लिए रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ नई नई अच्छी जानकारी मिली होगी, डाउट्स दूर हुए होंगे और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा मेरी वीडियोस देखते देखते कि हाँ हम कोई एग्जाम पास कर सकते हैं। तो आप लगे रहिए, धीरे धीरे लगे रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत मजबूत कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।